नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि एडोटेरिया बुक से है। इससे पहले दोस्तों हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और जो 20 क्वेश्चन बच रहा है हम टेलीग्राम में लिंक दे देंगे और इसका 100 नंबर का पीडीएफ इसका हम दे देंगे टेलीग्राम के माध्यम से। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि दोस्तों आप लोग पूरा 80 क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन जब तक आप नहीं बनाइएगा तब को कैसे पता चलेगा कि मेरे तैयारी में अभी क्या कमी रह गई है। तो कोशिश कीजिएगा कि 80 क्वेश्चन बनाएं और जो भी आपकी तैयारी में लग रहा हो कि सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर जा रहा है तो आप उसको दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि। इसका राइट आंसर करना है। हम एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको बनाएं। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे से संबंधित है। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से संबंधित है। जो स्थान आर्थिक दृष्टि से उन्नत और संपन्न होते हैं और जहां यातायात की सुविधा अधिक होती है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी। सेबी जो है एक स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित करता है। सेबी का प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हित की रक्षा करना, उचित माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विकसित एवं नियमित करना, और इस सेबी की स्थापना जो हुआ था 1988 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय सेबी का जो है यह मुंबई में है। और जो ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और ऑप्शन आपका है बीएसई। बीएसई का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और वर्तमान में इसके सीईओ हैं बीएसई का आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में सीईओ हैं। और ये जो बीएसई है यह दलाल स्ट्रीट में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुआ था बीएसई का यह 1875 ईस्वी में हुआ था। और इस 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया था और जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। और आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया, स्थापना किया गया। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई आरबीआई की 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हो गया वह 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। और यह भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और ये 4 नंबर जो ऑप्शन दे रहा है वाणिज्य मंत्रालय। तो वाणिज्य मंत्रालय जो होता है यह विदेश व्यापार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की देखरेख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत पहला देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यंग इंडियन फोरम निम्न में से किस उद्योग या व्यापार संगठन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीआईआई। सीआईआई का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और हम लोग ऑप्शन जान लेते हैं। फिक्की के बारे में जान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में। तो फिक्की
फिक्की का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना जो हुआ था 1900, फिक्की का स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था और महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। और ये फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? तो फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो वर्तमान में इसके महासचिव जो है वह दिलीप चिनॉय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है फिक्की का? तो संगीता रेड्डी है। कौन है भाई? तो संगीता रेड्डी है। और एसोचैम के बारे में जान लेते हैं। एसोचैम, तो एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष जो है वह निरंजन हीरा नंदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगम कर। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत निगम कर है, जो कि कुल राजस्व का लगभग 28% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। और पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार बनाए जाने के साथ को उद्योग स्थल कहते हैं। दोस्तों कल हम शाम में प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं दिए, इसके लिए सॉरी। अब हम डेली सुबह और शाम दोनों टाइम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जल्दी प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाए, कि आप लोगों को मौका मिले कि और आप लोग इसको 1-2 बार रिवाइज कर सकें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चावल। वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं दंतुल जो है, दंतुल का तात्पर्य चावल से है। और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है गेहूं के लिए वैदिक साहित्य में? तो गोधूम शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत पिटक। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वह गौतम बुद्ध थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। और भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सूत पिटक में है। और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सूत पिटक हो गया, तो इसमें विनय पिटक भी है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। और सूत पिटक जो है, सूत पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। सूत पिटक का शाब्दिक जो ऑप्शन ए में है उसका शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश होता है। और इसकी रचना जो किए थे, सूत पिटक की रचना आनंद ने किए थे। किसने किए थे? तो आनंद ने किए थे। और आनंद के द्वारा किया गया था। और सूत पिटक में गौतम बुद्ध के दिए गए उपदेश का विवरण देखने को मिलता है। और बौद्धों का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वह त्रिपिटक है। और यही त्रिपिटक है सूत पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक के बारे में आप जान लेते हैं। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। किसने किया था पिटक की रचना? उपाली के द्वारा किया गया था। और इसमें बौद्ध धर्म के नियम एवं अनुशासन का विवरण देखने को मिलता है। क्या मिलता है विनय पिटक में? तो नियम एवं अनुशासन का विवरण देखने को मिलता है। और ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है वह बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष है। अब ऑप्शन नंबर डी के बारे में जान लेते हैं, अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक जो है इसकी रचना मोगलीपुत्तिस्य के द्वारा की गई है। और इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 जो है, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालिक दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में दक्षिण के चोल, पांड और सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि राज्यों का उल्लेख किया है, लेकिन कुषाण राज्य का जो है वह उल्लेख नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह पांड जो है इसका उल्लेख किया है, चोल का किया है, केरलपुत्र का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
इलिंगो। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इस महाकाव्य की रचना इलिंगो अडिगल ने लगभग ईसा की 2री या 3री शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा उपजाए गए गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। यानी कि इन फसलों को मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। किसकी? तो गेहूं और जौ की। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरियल पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि बिंद क्षेत्रों में। और गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से क्या मिला है? तो गेहूं और जौ उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य। और नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चावल उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वह मिला है आपको लहुरा देव से। कहाँ से मिला है? तो लहुरा देव में पाए गए हैं। यह साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को वेतन देने का संबंध नगद वेतन से है और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि सिखों से संबंधित मिसल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योद्धाओं का समूह। मिस्र सिख योद्धाओं के समूह थे और 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों से संगठित किया और इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। बेल्वी आयोग का गठन भारतीय सरकार के व्यय के जांच के लिए किया गया था और इस आयोग के सदस्य के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले का चयन किया गया था। और दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में होम रूलिंग की स्थापना किया गया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट यानी कि दोनों के द्वारा। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे यही गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और आपको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया है आपको सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा किसने कहा है महात्मा गांधी को? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के बारे में। तो इन्होंने 1887 ईस्वी में बेलूर मठ की स्थापना किया था और 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। इसमें ऑप्शन में ए में दिया हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। भगत सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो भगत सिंह जो थे यह नौजवान सभा की स्थापना किए थे। नौजवान सभा की स्थापना किए थे। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था? दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1926 ईस्वी में इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना किए थे, भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव पद निर्मित किया गया था। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। और इस अधिनियम द्वारा और 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया था। अब हम जान लेते हैं पार्लियामेंट सुधार 1909 के बारे में जान लेते हैं। तो
पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व किया गया था इसके अंतर्गत। और भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में जान लेते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरसी दत्त। आरसी दत्त जो थे वह आईएनए से संबंधित नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और इससे जुड़े प्रमुख व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह और गुरुदयाल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार सजाइए। चलिए आपको इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले हो जाएगा शालाबाई की संधि, उसके बाद हो जाएगा मंगलौर की संधि, फिर हो जाएगा आपको अमृतसर की संधि, उसके बाद हो जाएगा सुगौली की संधि। अच्छा, इसका डेट बता देते हैं आप लोगों को। शालाबाई की संधि जो हुआ था वो 1782 में हुआ था। उसके बाद मंगलौर की संधि जो हुआ था 1784 में हुआ था। उसके बाद आपका अमृतसर की जो संधि है वह 1809 में हुआ था। उसके बाद सुगौली की संधि जो हुआ था 1816 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोग द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है, तो वह लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन से। यूएसए के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से क्या क्या लिया गया है। यहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। और भी लिया गया है लेकिन इम्पोर्टेंट जो है था आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर सी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी के बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा से जो लिया गया है वह अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 ईस्वी में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक थे। बिहार राष्ट्र परिषद का गठन जो हुआ था 1950 में और इसके संस्थापक थे फादर्स कामिल बुल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक दिखती है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक प्रस्तावना में मिलती है और उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार के द्वारा। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है और ग्राम पंचायतों का चुनाव संबंधित राज्यों का राज्य निर्वाचन आयोग संचालित करता है, जो निर्वाचन आयोग से पृथक संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जाता है जिसे राज्यसभा के बहुमत सदस्यों ने पारित किया हो एवं जिससे लोकसभा भी सहमत हो। और इसके बारे में जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 80 में है और यह एक उच्च सदन है। लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। तो लोकसभा की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 81 में है और यह एक निम्न सदन है। राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। इनकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यायिक पुनरीक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तदर्थ का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में से शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों पूरा वीडियो देखें और उसी क्वेश्चन बनाएं और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। इसका तदर्थ का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं होती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं। और इन चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60। संविधान के अनुच्छेद 170 के 1 के अनुसार किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह कानूनी अधिकार है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मतदान का अधिकार वैधानिक एवं कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतलज और सिंधु नदी के मध्य जो है वह पंजाब हिमालय का विस्तार है। और कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो सतलज और काली नदी जो है इसी के मध्य कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट या क्षेत्र में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी तट पे। कहाँ है तो पूर्वी तट पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है और यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और उत्तरी पूर्वी तट के मरीन पार्क के समानांतर 1200 मील तक फैली हुई है और इसकी चौड़ाई कितनी है तो 10 मील इसकी चौड़ाई है और यह 90 मील तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना। दिए गए
फसल का बुआई कटाई के भी सर्वाधिक अंतराल गन्ना फसल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हिमालय नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। हिमालय से निकलने वाले नदियाँ बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है, अतः इसमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यही सही नहीं है, 35 के सी हो जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है, यह सही है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, यह भी सही है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वह एजी टॉन्सले ने किया था। यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल, ही गलत है। किया था किसने? तो एजी टॉन्सले ने किया था। एजी टॉन्सले जो थे वह पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। और कब किए थे? तो 1935 में किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का निवेश तथा बहिर्गमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल वुड फ्रांसिल पार्क कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर में। नेशनल वुड फ्रांसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है और इसमें करोड़ों वर्ष पुराने पेड़ पौधे के जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। भारत में कर्नाटक राज्य सोने के उत्पादन में अग्रणी है और यहाँ कुल उत्पादन का लगभग 90% उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए कूट से निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले हो जाएगा आपको नागा पर्वत, फिर हो जाएगा पीर पंजाल, फिर आपको कैमूर पहाड़ियाँ, फिर सतमाला पहाड़ियाँ हो जाएगा। उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, 3, 2, 1। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, गलती हो गया। नीचे दिए गए कूट से निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम चुनिए। तो पहले आपका दोस्तों हो जाएगा सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद हो जाएगा कैमूर पहाड़ियाँ, उसके बाद हो जाएगा आपको नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद हो जाएगा आपको पीर पंजाल। तो पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, फिर 4 और फिर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिमालय की रचना समानांतर वलय क्षेत्रों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री आदि के नामों से जाना जाता है और यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। और हिमालय की ऊंची चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिलैया बांध, बराकर नदी
उसके बाद पंचेत हिल बांध, दामोदर नदी, राणा प्रताप सागर बांध, चम्बल नदी और माता टीला बांध, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और सरसों जो है वह समानांतर फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंदरी जो है वह तांबा के लिए है या आपको गलत है। सिंदरी जो है झारखंड राज्य में अवस्थित सिंदरी अपने उर्वरक कारखानों के लिए जाना जाता है। यह किसके लिए है? तो उर्वरक के लिए है। सिंदरी जो है उर्वरक के लिए, तांबा गलत हो जाएगा। अंबाला उर्वरक के लिए सही है, नेपानगर कागज के लिए सही है और नरौरा अणुशक्ति के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिवहन कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब तथा उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। श्वेत प्रकाश 7 रंग बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस वह होता है जो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर फोकस या एकत्रित करता है, उसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परावर्तन के नियम के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित एक ही तल में होता है, और दूसरा है इसका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी ठोस पदार्थ में द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ के द्रव परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने अथवा किसी पदार्थ का अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे आपका कपूर, अमोनियम और क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोलाइड विलयन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4, यानी कि यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, सही है। कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यह भी सही है। और दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का उदाहरण है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी 2 लीवर, श्रेणी 2 लीवर का उदाहरण है। श्रेणी 2 लीवर का और कुछ देख लेते हैं उदाहरण क्या क्या है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की एक पहिए की गाड़ी, ये सभी द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 जूल किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर के। जूल ऊर्जा या कार्य की इकाई है और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर
बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1 वाट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्थितिक ऊर्जा। धनुष की तनित डोरी को खींचने पर ऊर्जा उसमें स्थितिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और यही ऊर्जा डोरी छोड़ने पर तीर की गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिक ऊर्जा के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश का विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज ने। हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की और जिसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जान लेते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, इन्होंने 1933 में सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि E बराबर mc² का प्रतिपादन किया और इन्होंने प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और हेनरी बेकुरल के बारे में जान लेते हैं। तो हेनरी बेकुरल, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रायोलाइट में जो होता है वह ऑक्सीजन नहीं होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। हेमेटाइट के बारे में जान लेते हैं। तो हेमेटाइट जो है यह लोहा का अयस्क है और बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है और क्रायोलाइट जो भी है ये भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है? अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानतः पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भंगुरता। आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातु अथवा अधातु श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रायः आवर्त सारणी के 18 तत्व अधातु की श्रेणी में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशमक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेकिंग सोडा को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम जो होता है बेकिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका सूत्र होता है NaHCO3। और नेक्स्ट देख लेते हैं धोवन सोडा। तो धोवन सोडा को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये हमने गलती बता दिया। बेकिंग सोडा का जो आपका खाने का सोडा है, इसका आपको रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा जो है यह खाने का सोडा है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। अब धोवन सोडा के बारे में जान लेते हैं। तो धोवन सोडा को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धोवन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसका फार्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा था? विरंजक चूर्ण दे रहा है। विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और इसका फार्मूला हो जाएगा CaOCl.Cl। उसके बाद आपका बच रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बारे में भी जान लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण लवण कहते हैं और इसका फार्मूला NaCl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्सोस शर्करा का। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H12 और O6 जो है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0%। सीसा पेंसिल में सीसा नहीं होता है। जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है तो सीसा पेंसिल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। वयस्क की अस्थियों का 2/3 हिस्सा खनिज लवणों से बना होता है, जिसमें प्रमुख कैल्शियम फास्फेट है तथा इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि खनिज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.4 मिलियन। किसमें होता है? तो वयस्क पुरुषों में। और महिलाओं में कितना होता है? तो 4.8 मिलियन होता है। 4.8 मिलियन महिलाओं में आरबीसी की समान संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइन हार्मोन है और यह मनुष्यों और अन्य जानवरों में वृद्धि कोशिका प्रजनन और पुनः निर्माण को प्रोत्साहित करता है। और वृद्धि हार्मोन एक 191 अमाइनो अम्लों वाला एकल श्रृंखला का पॉलीपेप्टाइड है, जिसे अग्र पीयूष ग्रंथि के पक्षिक कक्षों के भीतर सोमेटोट्रोपिन कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित, संचयित और स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वातक। सिर कटने के बाद कॉकरोच ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि कॉकरोच खाते पीते सिर से ही है और भूख और प्यास की वजह से वे मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम और सोना। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं की अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम इस प्रकार है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कार्बन, मरकरी, सिल्वर, सोना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता जाता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल रंग जो दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी और कुछ जान लेते हैं। सूर्योदय से 4 मिनट पहले ही और सूर्यास्त के 4 मिनट बाद भी आसमान में अगर सूर्य दिखाई देता है तो उसके कारण प्रकाश का अपवर्तन है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। तो जल के अंदर परखनली का चमकना जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। और मृग मरीचिका का बनना भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक तार में बहती विद्युत धारा एक विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 गुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चींटियों का। मर्मिकोलॉजी चींटियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। यह एंटोमोलॉजी की ही एक शाखा है। और इसके बारे में जान लेते हैं। कीट का अध्ययन किससे किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी से कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और सर्पों का अध्ययन किससे किया जाता है? तो सर्पेंटोलॉजी। किससे? तो सर्पेंटोलॉजी से सर्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग गलती हमेशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों का विकास करना है। और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को इस योजना के तहत गांव को गोद लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन को। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किए थे, वह थे, शुरुआत करने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। और 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में प्रथम बार बजट पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टैरिफ लगाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी देश द्वारा आयातों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किगाली किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवांडा की। युगांडा किसका है? तो कंपाला का है। सेनेगल किसका है? तो डकार का है। और गैबोन किसका है? तो लिब्रेविले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार खाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेलोड्रोम किस खेल का खेल परिसर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकिलिंग का। साइकिलिंग का खेल के परिसर को कहते हैं वेलोड्रोम। घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो एरिना। तैराकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो पूल। और पोलो के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा जो उत्तर प्रदेश दिया है यह आपका हो जाएगा उत्तराखंड में है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, नाथुला दर्रा सिक्किम सही है, जोजिला दर्रा कश्मीर में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंचाई के लिए। तो दोस्तों ये थे बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि हम एडिटोरिया बुक से करा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों पूरा 80 क्वेश्चन बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और दोस्तों हम इसमें बिहार एसआई जो नया वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट इसमें डाल रहे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।